ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। अब ट्रांसपोर्ट जो हमने देखा था वो ये थी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मटेरियल्स की मूवमेंट होती है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाते हैं। यानी हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल के अंदर खुराक आ जाती है, आयन आ जाते हैं, फूड इसमें शामिल है, वाटर शामिल है। अब ये जो फूड है, ये वाटर है, वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लांट्स हमने देख लिया था, तो हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो हम स्टार्ट करते हैं और हम वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट इन द एनिमल्स। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होगा, यानी ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है कि खुराक उसकी बॉडी में आएगी या गैसों की एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेगा। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अब हाइड्रा को अगर आप देखें, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। हाइड्रा में आपको दो लेयर्स नजर आती हैं। एक बाहर की तरफ लेयर है जिसको हम नाम देते हैं एक्टोडर्म कहते हैं, और दूसरे इसके अंदर की तरफ लेयर्स होती है, इसको क्या नाम देते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होता है उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, ये मीसोग्लिया। द फ्लूइड that is present between the ectoderm and endoderm, this is called as mesoglea। दो लेयर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी, एक एक्टोडर्म होगी और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, ये एंडोडर्म होती है। and the fluid that is present between the ectoderm and endoderm उसको हम नाम देते हैं, ये mesoglea का। अब इसके अंदर की तरफ जो कैविटी होती है, ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो हम इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन होती है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो भी चीजें आती हैं उसके अंदर क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद दूसरा इसको वेस्कुलर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे चीजें सर्कुलेट करती हैं, यानी जहां जहां पे चीजें जरूरत होती हैं यहीं से आगे वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, या इंटीरॉन, ये अंदरूनी कैविटी है हाइड्रा की बॉडी के अंदर, या इसका जो दूसरा नाम होता है हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। यानी डाइजेशन भी हो रही है और डाइजेशन के बाद जो चीजें आपके पास सर्कुलेट कर रही हैं इसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से आगे आपके पास क्या करती हैं, वो सर्कुलेट करती हैं। तो हमारे पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। चैप्टर नंबर 12 में हमने डाइजेशन देखी थी, हाइड्रा के अंदर डाइजेशन होती है। अब हाइड्रा के अंदर आपको टेंटिकल्स नजर आते हैं, ये टेंटिकल्स हो गए, उसके टेंटिकल्स हो गए, और इस टेंटिकल्स के साथ ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है दिस इज कॉल्ड एज नीमेटोसिस्ट। इसकी खुराक का क्या नाम था जिसको वो लेता था, उसकी खुराक का नाम था डेफनिया या साइक्लोप्स। इसकी खुराक का नाम था डेफनिया या साइक्लोप्स। ये टेंटिकल की मदद से नीमेटोसिस्ट उसको सराउंड करता था और इस खुराक को क्या कर देता था, पॉइजन कर देता था या पैरालाइज कर देता था। जब खुराक पॉइजन या पैरालाइज हो जाती थी ये, तो नीमेटोसिस्ट इसको फिर टेंटिकल की मदद से, ये उसकी माउथ कैविटी हो गई, माउथ के जरिए निमेटो टेंटिकल की मदद से माउथ के जरिए इस खुराक को किसके अंदर आ जाती है, वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आ जाएगी। जब खुराक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आ जाएगी तो एंडोडर्म जो मौजूद है, ये एंडोडर्म क्या सेक्रेट करेगी, इसके ऊपर एंजाइम सेक्रेट होंगे। एंजाइम सेक्रेट होने के बाद इसकी क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाएगी, इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। अब जो ये जो खुराक होगी, खुराक के जो पीसेस होंगे, डाइजेशन होने के बाद ये फिर किसके अंदर आ जाएंगे, एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्रॉस करके मेसोग्लिया, और मेसोग्लिया से किसके पास पहुंच जाएंगे, ये एक्टोडर्म के पास क्या हो जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे। बाकी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा, जो वेस्ट होगा, वो माउथ के जरिए बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अंदर हमने देखा था कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। माउथ के जरिए चीजें इंटर होती हैं
और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आती हैं, वहां पे डाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होने के बाद मटेरियल सर्कुलेट कर जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, सर्कुलेट कर जाएगा, एंडोडर्म में आएगा, एंडोडर्म से मेसोग्लिया में, मेसोग्लिया से फिर एक्टोडर्म के, यानी इसके हर एक सेल तक यहां से क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजीली। तो ये हमारे पास किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर इस तरह से क्या हो जाती है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। दूसरा होता है गैसेस कैसे जाती है इसके अंदर, गैसेस भी तो मूव करेंगी। सर्कुलेशन के अंदर हमने दोनों चीजें देख रही हैं, फूड को भी हमने देखना है और इसके साथ हमने किसको देखना है, ये गैसेस को भी देखना है। तो गैसेस इसमें कैसे जाती हैं, ये जस्ट इसके अंदर ये होता है, जो बॉडी कैविटी होती है, इस बॉडी कैविटी के जरिए जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। यानी ऑक्सीजन जो मौजूद है, ऑक्सीजन एक्टोडर्म से मेसोग्लिया में आएगी, मेसोग्लिया से फिर एंडोडर्म में आएगी, एंडोडर्म से उसके फिर बॉडी में दाखिल हो जाएगी, वहां पे जो टिश्यूज मौजूद होंगे उसको ऑक्सीजन क्या होगी, मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा किस में आएगी, एंडोडर्म, एंडोडर्म से फिर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से फिर आउटसाइड की बॉडी में क्या हो जाती है, वो चली जाती है। सो ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है हाइड्रा के अंदर कि फूड माउथ के जरिए आती है, डाइजेशन होती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म में, और जो गैसेस की एक्सपोर्ट होती है वो सिंपल किसके जरिए होती है, वो एक्टोडर्म से। एंडोडर्म में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होकर एंडोडर्म से फिर रिवर्स किसके अंदर आ जाती है, वो एक्टोडर्म में आती है। दूसरी तरफ आ जाएं प्लेनेरिया के अंदर, फ्लैटवर्म है, प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से बिलोंग करता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है इसके अंदर दो लेयर्स मौजूद हैं, जो आउटर लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के अंदर की तरफ जो दूसरी लेयर होगी उसका नाम मेसोडर्म, और मेसोडर्म के अंदर की तरफ जो तीसरी लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, ये एंडोडर्म। तो अब यहां से अब आपके पास जो है तीन लेयर्स मौजूद है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्ट। इसमें एक और टर्म होती है, वो होती है डार्सोवेंट्रली कॉम्प्रेक्स, डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्लेनेरिया की बॉडी है, प्लेनेरिया की बॉडी है, ऊपर वाली साइड और जो नीचे वाली साइड है ये कंप्रेस होती है, ऊपर वाली साइड हो गई और इसके नीचे वाली साइड हो गई, यहाँ हमारे पास क्या होती है, ये कंप्रेस होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है बहुत ही सिंपल होता है, इसके जो मटेरियल्स होता है वो डायरेक्ट किस में आता है, वो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से फिर किसके अंदर आएगा, ये मेसोडर्म, मेसोडर्म में आएगा, मेसोडर्म से फिर ये एंडोडर्म, एंडोडर्म से फिर ये इसकी बॉडी कैविटी में क्या हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा। और इसी तरह से जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो बॉडी से बाहर गैसेस निकलना है या वेस्ट मटेरियल निकलना है, वो किस में आएगा, एंडोडर्म, रिवर्स प्रोसेस होगा उसके, एंडोडर्म, एंडोडर्म से फिर किस में आएगा, वो मेसोडर्म, मेसोडर्म के बाद फिर किस में आ जाएगा, ये एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के बाद फिर बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब प्लेनेरिया के अंदर एक और चीज देखिए, प्लेनेरिया के अंदर हमारे पास जो है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है और पुराने जमाने का जानदार है, तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो भी पुराना होता है, पहले जमाने का होता है, और उसको उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं उसको, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस तस्वीर को देखिए, प्लेनेरिया की तस्वीर है, और ये ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल की तरह ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है प्लेनेरिया के अंदर, ये उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है और ये उसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इस तरह का देखिए, अब इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे आप देखिए ये सारा जो कचरा है इसका, ये सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्या है, ये पड़ा हुआ है इस जगह पे। अब इस एक ट्यूब्यूल को, एक ट्यूब्यूल की तस्वीर मैंने यहाँ पे बनाई है, देखिए
ये एक ट्यूब्यूल की तस्वीर है। इसको हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या नाम देते हैं हम इसको? प्रोटोनेफ्रीडिया। अब मैं कचरे को शो करूंगा, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पे पड़ा था, अब वेस्ट मटेरियल यहाँ पे पड़ा है। ये प्लेनेरिया की बॉडी के बाहर है या अंदर है? अंदर मौजूद है, लेकिन हमने इसको तस्वीर किसके लिए यहाँ पे बाहर हमने शो। तो कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब ये कैसे बाहर लेता है, एक्सक्रीट कैसे करता है इस कचरे को? अब इसके अंदर आपको ये सेल्स नजर आते हैं, सीलिया। इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? ये सीलिया या इनको हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल इस लिहाज से कहते हैं कि जब ये बीट करते हैं तो फ्लेम जो शोला होता है मोमबत्ती का, उस तरह से उसकी क्या हो जाती है, वो शेप हो जाती है। सो दीस आर कॉल्ड फ्लेम सेल। अब ये फ्लेम सेल बीट करेंगे, जैसे ही फ्लेम सेल बीट करेंगे तो ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, ये वेस्ट मटेरियल किस में आ जाएगा? इस प्रोटोनेफ्रीडिया में आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब ये जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस पोर्स के जरिए, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, इस पोर्स को हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया या इसका एक स्पेशल नाम होता है नेफ्रीडिया नेफ्रोस्टोम। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रोस्टोम। अब ये कचरा जो है इस नेफ्रोस्टोम के जरिए बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसकी बॉडी पे, प्लेनेरिया की बॉडी पे नेफ्रोस्टोम कहाँ पे होगा? ये नेफ्रोस्टोम यहाँ पे होगा, ये नेफ्रोस्टोम यहाँ पे होगा, ये नेफ्रोस्टोम। यानी इसी तरह से इस प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर बहुत सारे आपको क्या मिल जाते हैं, ये नेफ्रोस्टोम मिल जाते हैं, नेफ्रिडोपोर होते हैं। और जब कचरा जो आता है फ्लेम सेल उसको बीट करता है, सीलिया बीट करता है, तो सीलिया की मदद से वेस्ट मटेरियल किस में आ जाएगा, वो इस नाली में आएगा, और इस नाली से फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है। सो आपके पास ये जो सिंपल प्रोसेस होता है डाइजेशन इन प्लेनेरिया, हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है।